नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। ऋषिकेश में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन समारोह का हुआ आयोजन। सीएम धामी ने सरस आजीविका मेले का किया उद्घाटन। सीएम धामी का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड में होगी 23 खेल अकेडमी की स्थापना। हर साल 920 एथलीट होंगे प्रशिक्षित। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे कमिश्नर दीपक रावत। हेलीपैड ट्रेंचिंग ग्राउंड का किया निरीक्षण। पक्षियों की आवक से निपटने के दिए निर्देश। लक्सर में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूल। एक शिक्षक पर 3 कक्षाओं का जिम्मा। शिक्षकों का प्रमोशन रोकने से बड़ी समस्या। देहरादून में कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ चलाया जा रहा सख्त अभियान। मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों की औषधि दुकानों की हुई जांच। राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। और अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बाजपुर, जसपुर और काशीपुर में बदला मौसम। लोगों को गर्मी से मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। ऋषिकेश से अहम खबर है। सीएम धामी का आगमन हुआ है। मूसलाधार बारिश के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। सीएम धामी ने सरस मेले का शुभारंभ किया। आयोजन स्थल पर जुटे हैं अफसर और आम लोग। सीएम धामी ने सरस मेले का शुभारंभ किया है। आयोजन स्थल पर जुटे अफसर और आम लोग। ऋषिकेश से अहम खबर। सीएम धामी का सरस मेले में हुआ आगमन। मूसलाधार बारिश के बीच मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। सीएम धामी ने सरस मेले का शुभारंभ किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है, जहां एक बार फिर शुरू हुई है झमाझम बारिश। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना किया है। अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। राजधानी सहित हरिद्वार, टिहरी और चमोली के लिए अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी व बागेश्वर के लिए भी अलर्ट किया गया है। वहीं पिथौरागढ़, नैनीताल और पौड़ी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। बाजपुर से अहम खबर है। अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बाजपुर, जसपुर और काशीपुर में बदला है मौसम। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हवा के झोंके और हल्की बारिश से राहत मिली है। तेज बारिश और ओलों की संभावना बढ़ी है। और अगली खबर काला ढूंगी से है। करवट लेते ही मौसम हुआ सुहावना। तेज हवाओं व गर्जना के साथ हो रही बारिश। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। आज सुबह से ही आसमान में छाए हुए थे बादल। फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है ये तेज हवाएं। तो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं तेज हवाएं। हवाओं की गर्जना के साथ बारिश शुरू हुई है। तो मौसम सुहावना हुआ है। तेज गर्जना के साथ तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश शुरू हुई है। रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। अग्निवीर योजना के लगभग 3 वर्ष हो गए हैं, लेकिन देश में अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर अग्निवीरों को लेकर राजनीति गरमा दी है, जिसके चलते सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने रथ यात्रा शुरू कर पूर्व सैनिकों और उनके पूर्व सैनिक को अपने साथ लेकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसमें पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन सिंह नेगी के साथ रथ यात्रा को प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा,
पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा पूरे प्रदेश में घूमेगी और प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम करेगी। इस मौके पर कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी पहले नेता हैं जिन्होंने अग्निपथ योजना के देश की सुरक्षा पर पड़ने वाले दुष्परिणाम के बारे में बात की थी। ये रिपोर्ट देखिए। अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कई बार इसको लेकर कड़ा विरोध भी किया। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के अपने मैनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा भी किया था। हालांकि इसका चुनाव पर कोई बड़ा असर तो देखने को नहीं मिला, बल्कि प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना ही करना पड़ा। अगले साल अग्निवीरों का पहला बेंच सरकार की 4 साल नौकरी करने वाली अग्निवीर योजना को पूरा कर लेगा। साल 2027 के लिए चुनावी दंगल भी प्रदेश में शुरू हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस भाजपा को हार का स्वाद चखाने के लिए पहले से ही पूर्व सैनिकों का सहारा लेकर अग्निवीर योजना पर जागरूक अभियान चलाना चाहती है, ताकि सरकार की इस योजना को बंद कर पहले की स्थिति में ही सेना में भर्ती की जा सके, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रथ यात्रा का सहारा लिया है। गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट जैसी गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा, इनका होम है, इनका घर है और इनका गौरवशाली इतिहास है। आज देश में अग्निपथ योजना लाकर उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों को भारी नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। भारतीय फौज को कमजोर करने की साजिश के रूप में मैं इसे देखता हूं। रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से यह आता है कि एक फौजी को असली फौजी बनने में कम से कम 9 साल लगते हैं। ट्रेनिंग भले 9 महीने की हो, लेकिन एक फौजी को लोहा बनने में लगभग 9 साल का समय लगता है। और मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर हमारे प्रदेश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, भारत माता की रक्षा को खतरे में डालने का काम किया है और फौजियों के जो रसूख था उसको कम करने का काम किया है। एडीबी इस योजना से, जो अग्निवीर योजना केंद्र सरकार लाई है, बिल्कुल खिलाफ है, घोर विरोध है इस बात का। और कम से कम उत्तराखंड राज्य जैसे कि हमारा सैन्य प्रधान प्रदेश है, उस प्रदेश में अग्निवीर योजना क्या मकसद 4 साल के लिए आप रख रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जबकि यहाँ से हर बार सैकड़ों बच्चे जो हैं वो सैन्य में जाते हैं, सैन्य सेवा करते हैं, लेकिन अब वो उत्साह कम हो गया है। जनता अपने बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं कर रही है और युवा भी ज्यादा प्रोत्साहित नहीं, क्योंकि 4 साल की नौकरी है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो इससे बढ़िया कि वो किसी और चीज में जाएगा। ने जो अग्निवीर योजना चलाई है, ठीक है, चलो इससे रोजगार भी मिल रहा है और रोजगार की आवश्यकता भी है युवाओं को, शिक्षित युवाओं को, लेकिन इसे थोड़ा बैलेंस में लेके चलना चाहिए। सरकार कांग्रेस को भी समझे, उसे समझाए, तरीके से समझाए कि भाई इस तरीके से लाभकारी योजना है। और सरकार से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई और ऐसे रोजगार लाए, सामने लाए, शिक्षित युवा हैं, पढ़ रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ? पलायन हो रहा है, पलायन आयोग भी इसलिए बनाया है, तो इन्हें रोके, पलायन को रोके और शिक्षित जो बेरोजगार है उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके, जिससे कांग्रेस भी हमलावर ना हो। अग्निवीरों के लिए भी प्रदेश सरकार ने संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। धामी कैबिनेट ने अग्निवीरों को सेवा काल पूरा होने पर समूह गा के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। कैबिनेट के अनुसार अगले वर्ष रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि सरकार के पास नौकरियां ही नहीं है, सरकार नौकरियां खत्म करती जा रही है। कांग्रेस ने इसे एक सपना करार दिया है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान को मजबूती से, उनकी जड़ें मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आप देश की सुरक्षा के साथ सेंधमारी कर रहे हैं। ये 4 साल के जो अग्निवीर आप फौज में भर्ती कर रहे हैं, इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है, उससे ज्यादा ट्रेनिंग पीरियड तो एक एनसीसी और स्काउट गाइड के कैडेट का होता है।
आप इन 4 साल के जो हमारे फौजी हैं, इनको ना आप कैंटीन सुविधा दे रहे हैं, ना एमएड सुविधा दे रहे हैं, ना आप इनको पेंशन दे रहे हैं, ना इनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। यदि इन 4 सालों में इनकी शहादत हो जाती है, इनको कोई शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि कांग्रेस तो सरकार की हर उस योजना का विरोध करती है जिसमें जनहित होता है, जिसमें युवा हित होता है, जिसमें महिला शक्ति का हित होता है, वो सब विरोध करती है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नियत ही जो है जन भागीदारी न होकर के जन विरोध हो गया। भाई, जो चीजें सरकार अच्छा कर रही है उसमें कांग्रेस को उसको अच्छा ही बतानी चाहिए, जो चीज खराब है उसको खराब बताना चाहिए। अगर आप अग्निवीर योजना की बात करेंगे तो अग्निवीर योजना में हजारों की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर अग्निवीरों व अग्निपथ को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। ऐसे में अगले साल 2026 में रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों व सरकारी नौकरियों को लेकर अभी से विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जाल बिछा दिया है। पहले जैसे सेना में नौकरी देना क्या, अग्निवीर योजना को बंद करना, ऐसे कई सवाल हैं जिनका सामना सरकार को आने वाले समय में करना महंगा भी पड़ सकता है। साथ ही कांग्रेस इस रथ यात्रा को लेकर कुछ बड़ा करने में भी कामयाब होगी, ये कहना आसान नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देहरादून से जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक बार फिर जनता के द्वार कार्यक्रम को बड़े स्तर पर शुरू करने की घोषणा की गई है। इस अभियान के तहत गांव-गांव व घर-घर जाकर जनता से बात कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस अभियान की प्रशंसा करते हुए प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि समय समय पर संगठनात्मक दृष्टि से इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते रहते हैं। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ व जीएसटी महोत्सव आदि कार्यक्रम इसी के हिस्से हैं। भाजपा के प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर जनता से संवाद स्थापित कर जन कल्याण को बढ़ावा देते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री का जनता के द्वार कार्यक्रम इसी कड़ी का हिस्सा है, जिससे विभिन्न आपदाओं से प्रभावित परिवार लाभान्वित होंगे। निश्चित ही जल्द ही प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलना दिखाई देने लगेगा। संगठनात्मक रूप से भी चलते रहते हैं। अभी हमारी जो आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें हमारी कार्यशालाएं हो रही हैं, और स्वदेशी का हमारा जो संकल्प है उसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जा रहे हैं। उसी तरह जब जीएसटी का भी मामला आया था, जीएसटी 2 का, तो उसमें हम लोगों ने जीएसटी के विषय को लेकर के कितने हम लोगों ने दरों में कमी की है, कितना हमारी महंगाई दर घटेगी। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफडीए की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में छापेमारी कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों की जाँच कर चुकी हैं और अब तक 63 सैंपल भी लिए जा चुके हैं। ये कार्रवाई हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद शुरू की गई है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा गंभीर मामला मानते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही ड्रग्स कंट्रोलर ने जनता से अपील की है कि 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा न दी जाए। हमने अभी वर्तमान में जो घटना जो घटित हुई 63 सैंपल्स में लिए हैं, उसको लैब के लिए भेज दिया। 15 दिन में लैब रिपोर्ट दे देगी। और ये गवर्नमेंट एनालिस्ट मिस्टर त्यागी यहाँ बैठे हुए, इनको हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि हमने को 15 दिन में रिपोर्ट हमें चाहिए, जिससे कि हम और फिर आज हमने उन दवाओं को रोक लिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में आज दोपहर से सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई है। आपको बता दें, बर्फबारी के साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है, जिससे धाम का वातावरण एक बार फिर शीतल हो गया है। मौसम विभाग ने पहले ही 6 और 7 अक्टूबर को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई थी। केदारनाथ की पहाड़ियों पर बर्फ गिरते ही श्रद्धालुओं ने इसका आनंद लेना शुरू कर दिया। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग रुद्रप्रयाग ने यात्रियों से अपील की है कि वह गर्म कपड़े और जरूरी सामान साथ लेकर आएं। इस वर्ष बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट 23 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होने हैं और उससे पहले ये पहली बर्फबारी श्रद्धालुओं को देखने को मिली है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यमुनोत्री उत्तरकाशी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल बड़कोट नगरपालिका के अध्यक्ष सहित उनके 148 समर्थकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विधायक सहित अन्य लोगों की अपील पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले का उल्लेख करते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संजय डोभाल जो स्वतंत्र एमएलए है, अपने से जीता है, और उसके छोटा भाई विनोद डोभाल वो बड़कोट म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन है। तो सरकार की ओर से बार बार तंग तो किया जाता है, वो उनको और उनके समर्थकों को दबाव डालने की राजनीति है। उसी संदर्भ में एक पवार विक्रम सिंह पवार ऐसा ही है। तो एक रात को 11:45 में एक सुमित रावत जो इनका समर्थक होगा उसको उठा के ले गए और इलीगल डिटेंशन कर दिए। तो उसको हमने यहाँ कोर्ट में चैलेंज किया। फिलहाल ये हुआ कि सभी वकील की तरफ से यही कहा गया कि साहब ये अरनेश कुमार से वो है। तो उस अरनेश कुमार व्यू में वो हमारी जो रिट है उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हेलीपैड और ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से बातचीत कर वहां जारी कार्यों की जानकारी ली। हेलीपैड से उड़ान भरते समय या लैंडिंग के दौरान किसी तरह की कठिनाई जानने पर कमिश्नर का फोकस रहा। कर्मचारियों ने बताया कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कई बार अचानक बहुत सारे पक्षी एकत्रित हो जाते हैं। इससे बड़ी समस्या पेश आती है। इस समस्या के समाधान के लिए कमिश्नर ने अधिकारियों को वर्ड हिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ड हिट समस्या का प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्धता से गुणवत्तापूर्ण कराए जाएं ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। के इंस्पेक्शंस हुए। एक तो जो हेलीपोर्ट है हल्द्वानी का, जहाँ से कि दिन भर में लगभग 15 सॉर्टीज ऑपरेट करती हैं कुमाऊं के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वहाँ पे जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उनके कुछ सेफ्टी को लेके कंसर्न्स थे। इसमें एक तो बर्ड मूवमेंट था, हेलीपोर्ट के आसपास बर्ड मूवमेंट है। दूसरा आपका कहना था कि कुछ जो बिजली के तार हैं वो पेड़ों से ढक गए हैं, दिख नहीं पा रहे हैं ठीक से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में इन दिनों चल रही गंग नहर क्लोजिंग के दौरान हरि की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर डुबकी लगाने योग्य गंगा जल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते दूर दराज से श्रद्धालु हरि की पैड़ी के सामने बहने वाली दूसरी धारा में स्नान और दूसरे धर्म कर्म के काम कर रहे हैं। वीआईपी घाट की ओर बहने वाली धारा में लोग अस्थि विसर्जन कर रहे हैं और इसी स्थान पर गंगा स्नान भी कर रहे हैं। हरिद्वार पहुंचने वाले कई लोगों को गंग नहर क्लोजिंग की जानकारी न होने के चलते निराशा हाथ लग रही है। हालांकि यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हरि की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए पर्याप्त जल छोड़ा जा रहा है। बंदी चल रही है तो हमें पता ही नहीं है, और बाकी पंडित जी मिले, पंडित जी ने बोला यहाँ पानी की धारा चल रही है तो इधर करवा देते हैं। तो पंडित जी कहने पर हम इधर आ गए। हमें नहीं पता बंद है, ये वो है, उधर अस्थि विसर्जन होता है, हम उस घाट पर चलते हैं। तो इधर आए तो उन्होंने यहाँ करवाया। हमें नहीं पता बंदी चल रही है, कहाँ ऊपर करते हैं क्या करते हैं। तो हम तो पूछ के आए थे, तो उन्होंने बोला इधर आ जाओ। लेकिन यहाँ भी काफी वर्तमान में हर की पौड़ी पर पर्याप्त मात्रा में जल है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए भी, पूजन आचमन के लिए, आरती के लिए पर्याप्त जल है, और आप स्वयं भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, अच्छी मात्रा में जल है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, बाजपुर के उधम सिंह नगर में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर साल भर विभाग कहां गायब रहता है और त्यौहार आते ही अचानक एक्शन मोड में नजर आने लगता है। एक्शन मोड में आने वाले अधिकारी क्या जनता की जिंदगी को सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित समझते हैं? खाद्य सुरक्षा विभाग के कुमाऊं डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र सिंह कठायत के नेतृत्व में टीम ने दोराहा चौकी पुलिस के साथ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश से बाजपुर में लाए जा रहे 2 कुंतल नकली पनीर और 5 किलो नकली मक्खन को जब्त किया गया। जांच में ये सब नकली पाया गया। पुलिस टीम ने मौके पर ही गंदे नाले के पास से नकली पनीर और मक्खन को डालकर नष्ट करा दिया।
आगामी जो हमारा दीपावली त्योहार आ रहा है उसको देखते हुए यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर दोराहा बाजपुर में सुबह से ही विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यूपी के रामपुर मुरादाबाद से उत्तराखंड में आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। वाहनों में दूध एवं दूध से बने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर फोकस किया गया, ताकि उत्तराखंड में आने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके तथा आम भुगताओं को कोई भी मिलावटी या दूषित सामग्री उपलब्ध ना हो, वो रोकी जा सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय मथाना में शिक्षकों की कमी पठन पाठन में आड़े आ रही है। पहले स्कूल में 40 से ज़्यादा छात्र नामांकित थे, लेकिन शिक्षकों के अभाव से शिक्षण कार्य प्रभावित रहने से एक एक कर छात्र अन्य विद्यालयों में प्रवेश कराते रहे। इससे अब छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। स्कूल में तैनात मात्र एक शिक्षक पर विद्यालय में पंजीकृत कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। साथ ही इसी एकमात्र शिक्षक को MDM तैयार कराने से लेकर वितरण कराने का भी जिम्मा संभालना पड़ रहा है। इसके अलावा विभिन्न पंजिकाएं अपडेट करने सहित अन्य कार्यालयी कामकाज भी इसी एकमात्र शिक्षक को निपटाने रहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीणों का कहना है कि लक्सर और खानपुर क्षेत्र के अधिकांश विद्यालयों की ऐसी ही स्थिति है। बताया जाता है कि प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों का प्रमोशन न होने से ये समस्या खड़ी हो रही है। पूर्व ग्राम प्रधान अश्विनी सहित अन्य ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा महानिदेशालय को पत्र भेजकर शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग की है। मुझे यहाँ व्यवस्था पर कार्य करते हुए 2 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है और यहाँ कोई और अन्य टीचर नहीं है। 3 कक्षाएं हैं जिसमें लगातार बच्चों की संख्या भी घटती जा रही है और इसमें लगातार छात्रों की संख्या घटती चली जा रही है। 2021 और 22 में इसमें छात्रों की संख्या 70 थी और आज के समय में इसमें मात्र 15-16 बच्चे रह गए हैं और इसमें केवल एक ही अध्यापक जो भी व्यवस्था पर हैं, जो कर्णपुर से यहाँ पर अटैच किए हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर के खादर क्षेत्र में खतरनाक सांपों का आबादी में आने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला खानपुर के प्रहलादपुर गांव के अनूप सिंह के घर में खतरनाक रसल वाइपर प्रजाति का सांप आ गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन टीम के नहीं पहुंचने पर गांव के सर्फ एक्सपर्ट युवक मोहन ने सांप को किसी तरह काबू कर रेस्क्यू किया और उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। इससे पहले भी लक्सर क्षेत्र में 1 माह के भीतर 2 दर्जन से अधिक खतरनाक अजगर और सांप का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। IAS प्रोन्नत मंच का हुआ पुनर्गठन। IAS प्रोन्नत मंच का पुनर्गठन हुआ है। उमेश प्रताप सिंह अध्यक्ष बने हैं। तो IAS प्रोन्नति मंच का पुनर्गठन हुआ। राजेंद्र सिंह को महासचिव बनाया गया है। अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह हो चुके हैं सेवानिवृत्त। तो IAS प्रोन्नत मंच का पुनर्गठन हुआ है। तो लखनऊ से अहम खबर, उमेश प्रताप सिंह अध्यक्ष बने हैं। राजेंद्र सिंह को महासचिव बनाया गया। अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह को हो चुके हैं सेवानिवृत्त। तो यह अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। IAS प्रोन्नत मंच का पुनर्गठन हुआ है। उमेश प्रताप सिंह अध्यक्ष बने हैं। राजेंद्र सिंह को महासचिव बनाया गया है। अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो लखनऊ से अहम खबर, IAS प्रोन्नति मंच का पुनर्गठन हुआ है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के बख्श सर, IAS प्रोन्नत मंच का पुनर्गठन हुआ है और इसमें नई जिम्मेदारी मिली। राजेंद्र सिंह को महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ही अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके स्थान पर जो है उमेश प्रताप सिंह अध्यक्ष बने हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है सर इस पर? देखिए,
ये IAS पदोन्नत मंच बना है, जितने PCS से प्रमोटेड या एलाइड PCS से प्रमोटेड होते हैं, इनका एक मंच बना है। जिस प्रकार से IAS एसोसिएशन, इसी प्रकार से उन्होंने एसोसिएशन नहीं बना सकते, क्योंकि एसोसिएशन के लोग मेंबर होते हैं, IAS होते हैं, तो उन्होंने पदोन्नत मंच बनाया है। इसमें पदोन्नत मंच के जो इस मंच के जो पदाधिकारी, उनकी क्या समस्या है, उनके निदान के लिए ये लोग उच्चाधिकारियों से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं। तो चूंकि मानवेंद्र सिंह साहब इस पद से अपने आप उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो राजेंद्र प्रताप सिंह को इसका महासचिव नियुक्त किया गया है, उमेश प्रताप सिंह को अध्यक्ष किया गया है और सर्वसम्मत से पास किया गया है। लेकिन इसका भी चुनाव निकट भविष्य में जब भी ये सदस्यों की द्वारा एक बैठक की जाएगी, बैठक में तय किया जाएगा किस डेट पे अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो ये कुल मिला के अभी ये प्राथमिक बैठक में इनको फिलहाल राजेंद्र सिंह को महासचिव नियुक्त किया गया है, उमेश प्रताप सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद जब चुनाव हो जाएगा, तो जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, तो तब ये फिलहाल के लिए पुनर्गठित किया गया है मानव। बिल्कुल केवट सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह सेवानिवृत्त हो चुके थे, अब नई जिम्मेदारी दी गई है, IAS प्रोन्नत मंच का पुनर्गठन किया गया। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।